हाय दोस्तों, अगर आप इंडियन हैं तो आप जानते हैं कि इंडियंस को सोना कितना पसंद है ना? इंडिया में सोना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे अमेरिकन्स का सपना होता है अपना घर होना, वैसे ही इंडिया में सपना होता है सोना होना। इंडिया के घरों और मंदिरों में लगभग 20,000 मीट्रिक टन सोना जमा है। इंडिया को सोना इतना पसंद है कि हम दुनिया में सोने के दूसरे सबसे बड़े खरीदार हैं। दरअसल इंडियंस के पास इतना सोना है कि यह अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस के सारे बैंकों के सोने से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास सिर्फ 8,100 टन सोना है, रूस के पास 2,332 टन है, लेकिन इंडियन लोगों के पास 21,000 टन सोना है। पिछले 6 महीनों से मार्केट में कुछ गड़बड़ हो रही है। इंडियन शेयर मार्केट $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इंडियन शेयर मार्केट ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और इंडियन मार्केट में सोने का भाव 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। सोने का भाव सबसे ज्यादा है और सेंसेक्स ने 8.33% का रिटर्न दिया है। निफ्टी ने 99.92% का रिटर्न दिया है, लेकिन सोने के भाव में 16.16% की बढ़ोतरी हुई है। आपको पता है यह इतना अजीब क्यों है? क्योंकि पिछले 2 सालों से दुनिया भर के बैंक बहुत सारा सोना खरीद रहे हैं। हाल ही में इंडिया ने इंग्लैंड से 100 टन सोना वापस मंगवाया है। इंडिया ने 69 टन सोना खरीदा है, चीन ने 314 टन सोना खरीदा है, पोलैंड ने 2023 में 130 टन सोना खरीदा है, सिंगापुर ने 125 टन और चेक गणराज्य ने भी 75 टन सोना खरीदा है। पूरी दुनिया में सोना जमा करने का चलन है और सोने के भाव बहुत तेजी से बाच रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि दुनिया भर के बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? सोने के दाम को कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं? और क्या आपको भी सोने में पैसे लगाने चाहिए? चलिए पहले समझते हैं कि सोना दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है। यह कहानी 1940 के दशक की है। उस समय तक दुनिया पहला विश्व युद्ध देख चुकी थी और दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया की सबसे खराब संधि वर्साई की संधि, जिसकी वजह से 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। पूरी दुनिया हिटलर और उसके खिलाफ थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ताकतवर था, लेकिन जब तक पहला और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक उनकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थी। 1940 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका कर्ज 1914 में 25% से बढ़कर 1920 में 220% और 1942 में 270% हो गया था। यही हालत दुनिया के बाकी देशों की भी थी, जिसमें फ्रांस और सोवियत संघ भी शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने चालाकी से पहले युद्ध के व्यापारी के रूप में और फिर भागीदार के रूप में इन युद्धों में हिस्सा लिया। अमेरिका ऐसा देश बनकर उभरा जो युद्ध से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था और पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया था। सस्ते ईंधन की वजह से यह तेजी से आगे बढ़ता रहा। इससे अमेरिका दुनिया की बैंकिंग और व्यापार व्यवस्था में सबसे आगे आ गया। ज्यादा पूंजी, उत्पादन क्षमता और नई तकनीक के साथ अमेरिकी उद्योग युद्ध के बाद घरेलू और विश्व बाजारों पर राज करने के लिए तैयार था। इसका क्या मतलब है? जब सारे बड़े देश युद्ध लड़ने में और अपने सारे संसाधन खत्म करने में लगे हुए थे, तब अमेरिका ने अपनी सारी पूंजी और लोगों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को कपास, गेहूं, पीतल, रबर, गाड़ियां, मशीनें और बाकी हजारों चीजें बेची। उसने ये सारी चीजें दुनिया के अमीर देशों को बेची। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। 1913 में अमेरिका का कुल निर्यात 2.4 बिलियन था, जो 1917 में बढ़कर 6.2 बिलियन हो गया। यही चीज दूसरे विश्व युद्ध में भी हुई। अमेरिका ने फिर से युद्ध में सामान बेचे और पर्ल हार्बर के बाद युद्ध में शामिल हो गया। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बस इतना जानना है कि दुनिया के इतिहास के 2 सबसे महंगे युद्धों से व्यापार करके अमेरिका ने इतना पैसा कमाया कि जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, तब अमेरिका के पास दुनिया के कुल सोने का 75% हिस्सा था। मैं फिर से बता रहा हूं, अमेरिका के पास दुनिया के कुल सोने का 75% हिस्सा था। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि उनका सोना 1910 में लगभग 2000 टन से बढ़कर 1940 में लगभग 20,000 टन हो गया।
इस तरह अमेरिका एक बहुत ही अमीर देश बन गया और यहीं पर अमेरिका ने 44 देशों को इकट्ठा करके 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। 1944 में 44 मित्र देशों के प्रतिनिधि न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुए ताकि युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था और आर्थिक सहयोग पर बातचीत कर सकें। इस समझौते के बाद, जो अब ब्रेटन वुड्स समझौता के रूप में जाना जाता है, इन बैठकों को युद्ध के बाद की दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने और स्थायी शांति की नींव रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इस समझौते में 44 देशों ने अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक तय कीमत पर रखने पर सहमति व्यक्त की और अमेरिकी डॉलर को अंततः सोने के मुकाबले एक तय कीमत पर रखा गया। अब सवाल यह है कि इन देशों ने ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए और उन्हें इससे क्या फायदा हुआ। ब्रेटन वुड्स समझौते में कहा गया था कि वे अमेरिकी डॉलर को सोने से इस तरह से जोड़ेंगे कि एक औंस सोने की कीमत $35 होगी, यानी 28.35 ग्राम सोने की कीमत $35 होगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अमेरिकी डॉलर हैं, तो आप हमारे पास आकर उसे सोने में बदलवा सकते हैं, यानी हम आपके डॉलर के बदले आपको सोना देंगे। तो जब इंडोनेशिया को पाकिस्तान से $1 मिलियन मिलते थे, तब भले ही इंडोनेशिया को पाकिस्तान पर भरोसा न हो, लेकिन वे जानते थे कि वे अपने $1 मिलियन को अमेरिका से सोने में बदलवा सकते हैं। इसलिए यह एक अच्छा सौदा था, क्योंकि अमेरिकी डॉलर व्यापार के लिए एक भरोसेमंद साधन बन गया था। अगर वे पाकिस्तानी रुपये में व्यापार करते तो आज उन्हें दिक्कत होती। आज पाकिस्तानी रुपये से 1 ग्राम सोना खरीदा जा सकता है, लेकिन कल को पाकिस्तान और ज्यादा पैसे छापकर कह सकता है कि अब 1 ग्राम सोने की कीमत 20,000 पाकिस्तानी रुपये है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? पूरे व्यापार का मूल्य खत्म हो जाएगा। अगर इंडोनेशिया पाकिस्तानी रुपये का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे पाकिस्तानी रुपये जमा कर लेता है, तो भी अगर बाकी देशों को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, तो उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यहां पर फिर से अमेरिकी डॉलर दुनिया भर के कई देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक भरोसेमंद साधन के रूप में काम आता है। ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद अगर वही लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है, तो अमेरिका डॉलर की कीमत सोने के साथ तय करता है। इसलिए आप किसी भी देश के साथ अमेरिकी डॉलर में व्यापार कर सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह अमेरिकी डॉलर भरोसे की मुद्रा बन गया। ब्रेटन वुड्स समझौते में यह भी कहा गया था कि वे डॉलर को 44 देशों की मुद्रा के मुकाबले एक तय कीमत पर रखेंगे और अगर इन 44 देशों के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव होता है, तो वे मुद्रा की स्थिति में हस्तक्षेप करेंगे और मुद्रा के तय कीमत को बनाए रखने के लिए मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करेंगे। अब सवाल यह है कि उस समय अमेरिकी सरकार ने क्या किया। उन्होंने बस बहुत सारे पैसे छापने का फैसला किया। आपको पता ही है कि ज्यादा पैसे छापने से महंगाई बढ़ती है और यही चीज 1970 के दशक में हुई थी। अमेरिका में उस समय बहुत ज्यादा महंगाई थी। यह इतना ज्यादा ब्याज गया कि दूसरे देशों को एहसास हुआ कि उनके पास जो डॉलर हैं, वे असल में सोने के बराबर नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे पैसे छाप दिए थे। जुलाई 1971 में फ्रांस ने अमेरिका को $191 मिलियन का बिल भेजा और कहा कि ये रहे आपके डॉलर, मुझे इसके बदले सोना दो। उस समय डॉलर संकट आ गया था। 1918 में यूरोप और जापान के फिर से मजबूत होने के बाद डॉलर की मांग कम हो गई थी, लेकिन डॉलर की आपूर्ति अभी भी उतनी ही थी। अचानक से डॉलर इतना ज्यादा हो गया कि 1971 में यह इतना बुरा हो गया कि अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर ज्यादा से ज्यादा देशों ने अपने डॉलर को सोने में बदलना शुरू कर दिया, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारे डॉलर चलन में थे और इतना सोना नहीं था जो इसे कवर कर सके। इसीलिए 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग करने का फैसला लिया, यानी अब अमेरिकी डॉलर सोने से नहीं जुड़ा था। इस तरह एक औंस सोने की $35 की गारंटी खत्म हो गई और अमेरिकी डॉलर और सोना एक दूसरे से अलग हो गए। डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं रहा। इस घटना को निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि निक्सन शॉक के बाद दुनिया ने अमेरिकी डॉलर पर भरोसा करना क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने डॉलर को कैसे मजबूत किया?
जब अमेरिका को समझ में आया कि निक्सन शॉक के बाद डॉलर की विश्वसनीयता खत्म हो सकती है, तो उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों को अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दिया। यह 1974 में हुआ था। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया कि सऊदी अरब अब अपने कच्चे तेल की कीमत डॉलर में तय करेगा और बाकी सभी देशों को सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करना होगा। इस तरह तेल पर अमेरिकी डॉलर का दबदबा बाँच गया। आज भी आपको हर अंतर्राष्ट्रीय तेल लेन देन के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यह व्यवस्था दुनिया भर में डॉलर की मांग को बनाए रखने में मदद करती है। इस तरह अमेरिकी डॉलर ने 1971 में सोने से अलग होने के बाद भी अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी। यहीं से अमेरिका ने पेट्रो डॉलर की शुरुआत की। निक्सन शॉक के बाद भी डॉलर के इतना शक्तिशाली होने के 3 कारण हैं। पहला, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं और कई देश अपने निर्यात और आयात के लिए डॉलर पर निर्भर हैं। इसलिए अमेरिकी डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। दूसरा, पेट्रो डॉलर व्यवस्था के कारण कई देशों को ऊर्जा और तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है, इसलिए यह अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता को बनाए रखता है। तीसरा, दुनिया के ज्यादातर बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार के एक बड़े हिस्से के रूप में अमेरिकी डॉलर रखते हैं। आपको पता है इस कहानी में सबसे मजेदार बात क्या है? जहां अमेरिका पेट्रो डॉलर के लिए जाना जाता है, वहीं रूस और चीन ने सोने से भुगतान करने की व्यवस्था को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। मैंने आपको यह पूरी कहानी इसलिए बताई है ताकि आप 21वीं सदी के इस खेल को समझ सकें। 1971 के बाद से डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं रहा और सोने के बदले दूसरी चीजें खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता रहा। इस तरह अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता बनी रही। लेकिन रूस और चीन को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई और उन्होंने अब अपना खुद का भुगतान सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है और यहीं से सोने से भुगतान करने की योजना शुरू होती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। रूस और चीन ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया है। अब वे सोने के जरिए भुगतान कर रहे हैं। अगर आप रूस से तेल खरीदना चाहते हैं तो आप उन्हें सोने में भुगतान कर सकते हैं। चीन भी अपने व्यापार में सोने के लेन देन को बढ़ावा दे रहा है। इस कदम का उद्देश्य डॉलर के दबदबे वाली व्यापार व्यवस्था को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सोने की भूमिका को फिर से स्थापित करना है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी मुद्रा और भुगतान प्रणाली वैश्विक व्यापार में अधिक विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान कर सकती है। हालांकि अमेरिकी डॉलर अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन रूस और चीन की पहल वैश्विक व्यापार में सोने के महत्व को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। इससे एक नया वित्तीय परिदृश्य उभर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।